हेलो एवरीवन। टुडे इज 14th अप्रैल एंड आज अंबेडकर जयंती है। आज के दिन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म दिवस होता है। उन्हें फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है क्योंकि संविधान के बनने में उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन था। सो लेट्स सेलिब्रेट टुडेज डे। चलिए इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का एजेंडा, व्हिच इज द एनालिसिस ऑफ द एडिटोरियल सेक्शन ऑफ द हिंदू न्यूज़पेपर डेटिंग 14th of April. This is page number 8 editorial page of the Hindu newspaper. First article is Another Beginning. Pharmacovigilance is vital as more vaccines become available and new side effects seen. This article is based on the vaccines and the COVID-19 situation जो हमारी country में चल रही है. A little bit important, इसको हम detail में discuss करते हैं. So there is a term called as pharmacovigilance. Pharmacovigilance को अगर मैं simple terms में बात करूं तो it means this is drug safety. ड्रग मीन्स एनी मेडिसिन। कोई भी नई मेडिसिन अगर लॉन्च होती है इतना रिसर्च के बाद तो वो कितनी सेफ है, उसके साइड इफेक्ट्स कितने होते हैं, उसका स्टॉक कितना है, कलेक्शन कितना होना चाहिए। सो ये सारी चीजें फार्माकोविजिलेंस में आती हैं। सो कहा गया है कि फार्माकोविजिलेंस इज वाइटल, बहुत इंपॉर्टेंट है एज मोर वैक्सीन बिकम अवेलेबल एंड न्यू साइड इफेक्ट सीन, क्योंकि नए वैक्सीन भी आ रहे हैं और नए साइड इफेक्ट्स भी देखने में आ रहे हैं। As India grapples with vaccine shortage, हालांकि जैसे इंडिया में वैक्सीन का शॉर्टेज चल रहा है, the Drug Controller General of India has formally approved another vaccine candidate, Sputnik V. ये जो रशिया का वैक्सीन है Sputnik V, इसको हमारे यहाँ के DCGI ने अप्रूव कर दिया है क्योंकि हमारे ऑलरेडी वैक्सीन का शॉर्टेज चल रहा है। अंडर इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, इमरजेंसी में अगर जरूरत पड़ेगी तो हम स्पुतनिक का यूज करेंगे। Since January, India's vaccination strategy has hinged almost entirely on Covishield. जो भी हमारी vaccination strategy है वो majorly दो vaccines पर है, Covishield and Covaxin पर. Another significant move by the government is in allowing foreign-made vaccines approved by regulatory agencies in the US, UK, Europe, Japan, and those that find mention in the World Health Organization's list of approved emergency use vaccines, which can avoid conducting a local clinical trial but opt for a parallel bridging trial post approval. So दूसरा इंपॉर्टेंट मूव ये था कि गवर्नमेंट ने वो सारी फॉरेन मेड वैक्सीन को भी अप्रूव कर दिया जो कि यूएस, यूके, यूरोप, जापान में भी अप्रूव थी या जो WHO की अप्रूव्ड इमरजेंसी वैक्सीन की लिस्ट में थी। पर ये जो वैक्सीन हैं इन्होंने लोकल क्लिनिकल ट्रायल को स्किप कर दिया है। लोकल क्लिनिकल ट्रायल मतलब कोई भी अगर वैक्सीन है उसका एक ट्रायल किया जाता है कि लोकल कुछ सैंपल्स लिए जाते हैं जिनके ऊपर ये अप्लाई किया जाता है और फिर उसके साइड इफेक्ट्स को चेक किया जाता है और अगर कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है तभी ये सभी के लिए लॉन्च किया जाता है। पर हमारी गवर्नमेंट ने लोकल क्लिनिकल ट्रायल अवॉइड कर दिया ताकि हमारा टाइम बच जाए। Last year, Pfizer had approached Indian regulators for permission, but a sticking point was over this question of the conduct of local trials. Again, Pfizer ने भी last year India के जो regulators थे उनसे permission मांगी थी, पर उस समय भी यही question था कि local trials का conduction होना। It is important to note that bridging trials are critical. Trial होना बहुत important है। A vaccine that is approved in different country may have untoward effects in another population. कोई भी एक वैक्सीन जिसी एक पर्टिकुलर कंट्री में हो सकता है वो बहुत सक्सेसफुल हो, पर दूसरी कंट्री में दूसरी ज्योग्राफिक लोकेशन में आते ही उसके इफेक्ट्स चेंज होने के चांसेस हैं। सो पास्ट लर्निंग फ्रॉम द हिस्ट्री ऑफ ड्रग एंड वैक्सीन इफेक्ट्स अक्रॉस ज्योग्राफीज were what necessitated such rules in the first place, क्योंकि ऐसा हिस्ट्री में भी देखा गया और वहां से सीखा गया है कि ड्रग्स और वैक्सीन जो है वो अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करते हैं और इसीलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। However, India is in a crisis. India अभी problems में है. When it had the opportunity to conduct clinical trials in a right way, in the case of Covaxin and even Covishield, India rushed through its regulatory process. जब हमारे पास मौका था कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स कर सकते थे कोविशील्ड और कोवैक्सीन के भी, तब भी इंडिया ने अपनी जो प्रोसेस थी उसको स्पीड अप कर दिया और इनको स्किप करा दिया था।
सो अब इस वजह से काफी सारी हेजिटेंसी है, अभी भी लोग के अंदर थोड़ी घबराहट है इन वैक्सीन को यूज करने में. This contributed to the hesitancy surrounding these vaccines. It is still a mystery why India did not plan for enough stocks like the UK and US. और ये अभी भी एक मिस्ट्री है कि इंडिया ने क्यों नहीं स्टॉक मेंटेन करके रखा यूके और यूएस ने जैसे किया था. It seems India is taking a cue from these countries by conceding that no country can be entirely Atmanirbhar in vaccinating its population. So ऐसा लग रहा है कि इंडिया भी दूसरी कंट्रीज की तरह अब ये चीज मान चुका है कि हम पूरी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट नहीं कर सकते, हम एंटायरली आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, हमको बाहर से वैक्सीन लेना ही पड़ेंगे. While there are several vaccines candidates at various stages of approval that India can choose from, it must not repeat the same mistake of assuming that choice translates into immediate availability. हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस है क्योंकि बहुत सारे वैक्सीन कैंडिडेट्स हैं जो जिन्हें अभी भी अप्रूवल नहीं मिला है. उनमें से हम किसी भी एक वैक्सीन कैंडिडेट को सिलेक्ट कर सकते हैं, पर हमें इस मिस्टेक को रिपीट नहीं करना चाहिए कि हमारी जो चॉइस है उसका मतलब ये है कि हमें तुरंत अवेलेबल भी हो जाएंगे, मतलब जो हमारा शॉर्टेज का प्रॉब्लम है वो खत्म हो जाएगा. All of the Indian companies that have tied up with foreign vaccine companies are private players. जितनी भी इंडियन कंपनीज हैं जिन्होंने फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप किया है वो सब प्राइवेट प्लेयर्स हैं. That is, while they may promise vaccines in the millions, it will always be the case that priority will be accorded to the highest global bidders. It means वो हमेशा वैक्सीन प्रोवाइड कर सकते हैं पर हमेशा उसको प्रायोरिटी दी जाएगी जो सबसे ज्यादा ग्लोबली बिडिंग कर रहा है, मतलब पूरे वर्ल्ड में जिसने ज्यादा रेट्स बोले अगर किसी मेडिसिन की तो हम उसे प्रोवाइड करेंगे क्योंकि प्राइवेट प्लेयर्स दे आर नॉट बाउंडेड कि वो इंडिया को ही पहले दें. India must compete to ensure that these doses are available to a large fraction of its adult population in quick time. India को बस ये कोशिश करना चाहिए कि adult population को जल्द से जल्द ये doses पहुंचाया जाए. The pandemic wave seems to have ebbed in the US to some extent because at least 30% of its adults have got one dose. US में comparatively COVID का impact कम हो गया क्योंकि 30% उनकी adult population को vaccine दिया जा चुका है. For India, this job of scaling up always going to be uphill. अब इंडिया के लिए ये जो है, ये जो टास्क है हमेशा टफ होने वाला है. Since from last year, paucity of hospital beds, ventilators, black marketing of drugs are now being replayed in varying proportions. तो ये जो पिछले साल जो प्रॉब्लम थे कि हमारे पास हॉस्पिटल बेड्स नहीं थे, दवाइयों का ब्लैक मार्केटिंग हो रहा था, ये सब अब दोबारा स्टार्ट हो गया है. With more vaccines come inevitably more complications associated with adverse events and rare side effects. जितने ज्यादा vaccines हैं उतने ही ज्यादा complicated इनसे associated हैं, वो ये सब हमें देखने को मिल रहे हैं. This is where India's pharmacovigilance program must set up. और यहीं पर ही pharmacovigilance program set up करना चाहिए जो properly check करे कि कोई भी drug कितना safe है. The easing up on conditions for facilitating more vaccines must be seen as a new beginning. So जितने अगर हम हमारे जो हमने हमारे restrictions थे अगर उनको हम जो easy करके नई conditions provide कर रहे हैं vaccines, नई vaccines को आने के लिए, ये एक नई beginning लग रही है कि नए vaccines आएंगे तो हमारी काफी सारी problems solve होने के chances हैं. So this is a new beginning. Next article is a small step. This article is based on एक जो नया अमेंडमेंट किया गया है अबॉर्शन एक्ट को लेकर, तो जिसे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी भी बोला जाता है. तो इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करे गए हैं. उसके ऊपर बोला गया दिस इज जस्ट अ स्मॉल स्टेप, कि प्रोग्रेस की तरफ ये छोटा स्टेप है. मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी लॉज शुड रिकॉग्नाइज द प्राइमेसी ऑफ विमेन्स एजेंसी. सो जितने भी मेडिकल टर्मिनेशन है प्रेगनेंसी के, अबॉर्शन से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं, उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज रिकॉग्नाइज करनी चाहिए कि इन सारे मैटर्स में ये विमेन का राइट है, ये पर्सनल राइट है, उसका चॉइस होना चाहिए, उससे फ्रीडम होना चाहिए कि वो अपने लिए कोई चीज सिलेक्ट कर सके. सो इन सारे अमेंडमेंट्स जितने भी हो रहे हैं
अलग अलग स्टेजेस पर ड्यूरेशन जो बढ़ा दिया गया है कि किस टाइम तक आप अबॉर्शन करा सकते हैं, विच इज नॉट इलीगल। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वेलकम है, बहुत अच्छी बात है, पर ये सब बहुत छोटे स्टेप्स है, क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि इट इज टोटली विमेन्स चॉइस, ये उनका चॉइस है, तब तक ये जो प्रोग्रेस है ये बहुत ही छोटी काउंट होगी। चलिए, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट आर्टिकल। Bengal needs no Radcliffe line of hatred. Now, what is this Radcliffe line? जब हमारा पार्टीशन हुआ था इंडिया और पाकिस्तान का, सो एक पंजाब की तरफ से अलग हुआ था और एक बंगाल की तरफ से भी एक टुकड़ा निकला था। सो बंगाल की तरफ से डिवाइड हुआ था ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल। सो ईस्ट बंगाल उस समय बना था ईस्ट पाकिस्तान, नाउअडेज व्हिच इज बांग्लादेश। सो उस लाइन को, जो बॉर्डर लाइन है, रैडक्लिफ लाइन भी बोला जाता है। सो जब पार्टीशन के टाइम में रेडक्लिफ लाइन बना तो वहां पर बहुत ज्यादा वायलेंस हुआ, दैट इज वेरी ऑब्वियस, क्योंकि पार्टीशन के समय पे बहुत सारी किलिंग्स हुई थी, बहुत सारा केओस हुआ था। आज की डेट में जब ये सब कुछ नहीं है, पर ये कहा जा रहा है कि बंगाल को इस रेडक्लिफ लाइन से जो भी हेटेड, इसकी जरूरत नहीं है। मतलब वायलेंस सिर्फ वहां से नहीं आ रहा, वायलेंस बंगाल के अंदर ही है। तो इस आर्टिकल में बात करिए कि इलेक्शंस के टाइम पे जितना ज्यादा वायलेंस हुआ बंगाल के अंदर, ये बहुत ही ज्यादा खराब था। पर इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ बंगाल में ऐसा हो रहा है, और भी ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर ये चांसेस हो सकते हैं। डिपेंड्स की कैंपेनिंग में किस तरीके से पॉलिटिकल लीडर्स अपनी बातें पुट फॉर्थ करते हैं, इलेक्शंस के एक दिन पहले क्या बोला गया, लोगों को कैसे अग्रवेट किया गया। तो ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो इन वायलेंस को कंट्रीब्यूट करते हैं। So this article is totally based on the violence inside the Bengal during the elections. चलिए नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। In climate change noise, India's role as conductor. हर जगह क्लाइमेट चेंज के लिए बात हो रही है, उसमें इंडिया को एक कंडक्टर बताया जा रहा है कि इंडिया इज वन ऑफ द कंट्रीज जो क्लाइमेट चेंज में पार्टिसिपेट कर सकती है। चलिए इसको थोड़ा सा हम फिर से, कुछ टर्म्स हैं जिनको समझते हैं। कार्बन न्यूट्रलिटी या फिर जीरो नेट एमिशंस, ये कुछ टर्म्स हैं जो बहुत दिनों से आप सुन रहे हैं लगातार। इनके मीनिंग मैंने पहले भी एक्सप्लेन करे, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस वंस अगेन। कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज्यादा एनवायरनमेंट में जाएगी, उतना ज्यादा हमारे ग्लोबल एटमॉस्फेयर को नुकसान है। सो कार्बन न्यूट्रलिटी का मतलब है कि जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड हम पहुंचा रहे हैं, अगर हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते तो उसके पैरेलली हम ऐसी एक्टिविटीज करें जिनसे हम इन्हें खत्म कर सकें एनवायरनमेंट में से, ताकि जब ये देने का और खत्म करने का बैलेंस जीरो आ जाए। इसे जीरो नेट एमिशंस बोला जाएगा, क्योंकि एमिशन को बंद नहीं कर सकते, तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज करें जिससे ये खत्म हो जाए, तो ताकि जो ये बैलेंस है वो जीरो हो जाए। सो आगे आने वाले 40 साल 50 सालों में ये हमारे ओवरऑल प्लैनेट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आर्टिकल हमारे एनवायरमेंट सब्जेक्ट के बेसिस से इंपॉर्टेंट है। इसको आज हम थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। न्यू दिल्ली नीड्स टू इंट्रोड्यूस इक्विटी, डिफरेंशिएशन एंड जस्टिस इन द नेट जीरो डिबेट। इक्विटी का मतलब होता है फेयरनेस, इम्पार्शलिटी, डिफरेंशिएशन एंड जस्टिस इन द नेट जीरो डिबेट। तो इस डिबेट में न्यू दिल्ली को इंट्रोड्यूस करना चाहिए कुछ चीजें कि जस्टिस और फेयरनेस कहाँ है। The recent visit to India by US Special Presidential Envoy for Climate, Jen Kerry, gave an opportunity for both sides to discuss cooperation on climate change and balance between near-term priorities and long-term targets. देखिए, जब ये यूएसए कॉन्वॉय की जो स्पेशल प्रेसिडेंशियल एनवॉय था, उनके क्लाइमेट हेड जो थे जॉन केरी, उन्होंने विजिट किया। जब ये डिस्कशन हुआ तो दो चीजों पर बात होती, एक होती है नियर टर्म प्रायोरिटीज। नियर टर्म प्रायोरिटीज का मतलब होता है जो अभी हमारी रीसेंट जिम्मेदारियां हैं जिन पे हमें प्राथमिकता देनी चाहिए, और दूसरा होता है लॉन्ग टर्म टारगेट्स, कि अगर लॉन्ग रन में देखा जाए तो क्या इंपॉर्टेंट है हमारे लिए।
तो इन दोनों चीजों में कि एक पास की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कहीं ऐसा ना हो कि लॉन्ग टर्म के टारगेट्स हम अचीव नहीं कर पाए, या फिर लॉन्ग टर्म अचीव करने के लिए कहीं ऐसा नहीं हो कि अभी रीसेंट की जरूरतों को हम फुलफिल ना कर पाए। तो इन दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। सो अभी अप्रैल 22-23 को एक समिट होने वाला है, मिस्टर जॉय बिडेन लेंगे लीडर्स समिट ऑन क्लाइमेट। तो ये इन सारी चीजों के लिए स्टेज सेट करेगा टू आउटलाइन देयर प्लान्स। हर कंट्री, जितनी भी मेजर कंट्रीज है, उनका क्या प्लान है कार्बन न्यूट्रलिटी को लेकर, नेट जीरो एमिशंस को लेकर। सभी को अपने प्लान्स बताने पड़ेंगे कि इस पर्टिकुलर डेट तक हम कार्बन न्यूट्रलिटी अचीव कर लेंगे। So one thing is clear. Climate action and climate leadership are being increasingly measured against the planetary imperative of emissions reducing to net zero by 2050. आज ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है कि 2050 तक हमें नेट जीरो का जो टारगेट है ये हम अचीव कर लें और सारे एक्शंस इसी डायरेक्शन में जाएं। ठीक है, बट इससे ये बहुत बड़ी एक कंफ्यूजिंग सिचुएशन है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, जैसे कि इंडिया। They need the carbon space to develop. उन्हें कार्बन स्पेस की जरूरत है, मतलब वो एमिशन तो करेंगे क्योंकि डेवलपमेंट करना है, राइट? बट सबसे ज्यादा वल्नरेबल कंट्रीज भी वही हैं क्लाइमेट चेंज की वजह से, मतलब क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट भी इन्हीं कंट्रीज पर सबसे ज्यादा आ रहा है। तो क्या ऐसा करें कि ये सारी चीजें बैलेंस हो पाए? रिसेंट जो डिबेट्स चल रही हैं दैट इंडिया शुड डिक्लेयर अ नेट जीरो ईयर, कि इंडिया को एक डेट दे देना चाहिए कि वो नेट जीरो कब तक अचीव कर सकते हैं, पहला। दूसरा, या तो विथस्टैंड द माउंटिंग प्रेशर, या फिर हम कोई डेट नहीं देंगे, हमारे पर कितना भी प्रेशर बना लो, हम नेट जीरो अचीव नहीं कर सकते क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री हैं एंड हम हमारा डेवलपमेंट रोक नहीं सकते। सो इससे दो ऑल्टरनेटिव स्ट्रेटजीज, दो अलग अलग स्ट्रेटजीज आती हैं। द फर्स्ट इज टू डीलेजिटिमाइज लॉन्ग टर्म टारगेट्स, या तो आप लॉन्ग टर्म टारगेट्स को मना कर दो कि अचीव नहीं हो सकते हैं। दिस व्यू प्रपोजेस फोकसिंग ऑन मेजरेबल नियर टर्म प्रोग्रेस। तो ये स्ट्रेटजी अगर लेते तो हम किस पर फोकस कर रहे हैं? नियर टर्म प्रोग्रेस पर। एंड पेंट्स द लॉन्ग टर्म एज टू फार टू बी मीनिंगफुल इन टर्म्स ऑफ प्रोग्रेस। एंड ये बोल दो कि लॉन्ग टर्म जो टारगेट्स हैं ये बिल्कुल मीनिंगफुल नहीं है, ये अचीव नहीं किए जा सकते। तो ये तो फर्स्ट स्ट्रैटेजी हो गई। Second, the alternative approach argues that without long-term targets, the path to decarbonization has little certainty. दूसरा ये बोला गया है कि अगर हम लॉन्ग टर्म प्लान्स नहीं बनाते हैं तो डीकार्बनाइजेशन का जो भी टारगेट है वो अचीव नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर इस चीज को एक बहुत ही अच्छे एनालॉजी, एक बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल के साथ कंपेयर किया गया है। कंपेयर किया गया है एक रिटायरमेंट प्लान से, कि जब हम यंग होते हैं तभी हमें हमारा रिटायरमेंट प्लान करना चाहिए, क्योंकि रिटायर होने के बाद आप इस चीज को प्लान नहीं कर सकते। सो थ्रू आउट लाइफ आपको अपनी रूटीन की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करना जरूरी होता है। तो छोटी छोटी सेविंग्स भी अगर आप अपने यंग टाइम से करने लगते हैं, यूथ टाइम से करने लगते हैं, तो लॉन्ग रन में आपको बहुत बेनिफिट देगा। तो इन द सेम मैनर अगर आप छोटी छोटी कोशिशें अगर अभी से करते हैं इस एनवायरनमेंट को संभालने की, तो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत बेनिफिट देने वाला है। Ambitious renewable energy targets, improvement in energy efficiency, fast penetration of electrical vehicles are among India's critical low carbon objectives in the next decade. So काफी सारी एनर्जी एफिशिएंसी आप टारगेट्स रखेंगे, इंप्रूवमेंट करेंगे, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स लाएंगे, तो ये छोटी छोटी चीजें करने से हम नेक्स्ट डेकेड तक काफी चीजें कंट्रोल कर सकते हैं। Yet, rapid advances in these do not substitute for the need to set a clear direction of travel with the aim to reduce emissions to net zero. But still, अभी भी हम इन सब चीजों के बावजूद ये गारंटी नहीं कर सकते कि हम जीरो के लेवल तक पहुंचेंगे एमिशंस के। Avoiding this choice makes India look like a climate laggard when its actions actually speak louder than the words of many developed countries. क्योंकि हमारे actions उस direction में नहीं है, इसलिए हम अभी सबकी नजरों में इस तरीके से आ रहे हैं कि सबसे ज्यादा नुकसान हम पहुंचा रहे हैं। India should reframe the net zero debate from the perspective of the planet and the prosperity of its people. India को net zero debate को अलग तरीके से देखना चाहिए,
इसको ये देखना चाहिए कि हमें प्लैनेट, इस पूरे अर्थ की तरफ हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और लोगों की प्रोस्पेरिटी के लिए हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो अगर लोगों के लिए और प्लैनेट के लिए करना है तो हमें ये चीज अचीव करनी ही पड़ेगी। सो क्लाइमेट जस्टिस जो है इसको अचीव करना चाहिए कि क्लाइमेट के लिए हमें जस्टिस करना चाहिए। सो ये थे हमारे आज के मेजर आर्टिकल्स, मेजर टॉपिक्स जो हमने सारे डिस्कस किए हैं। नाउ योर होमवर्क इज टू रीड दिस आर्टिकल्स वंस। सिर्फ एक बार आप इन आर्टिकल्स को अपने आप पढ़िए, आपको पूरा कंटेक्स्ट समझ में आ गया है। सो इन सारे आर्टिकल्स का अंडरस्टैंडिंग आपके लिए बहुत ईजी होगा और आपको ओपिनियन डेवलप करने में ये हेल्प करेंगे, राइट? So that's all from my side for today's session. Thank you so much, everyone. Stay home and stay safe.